दोस्तों, कुछ राज्य सरकारों और उनके गवर्नर के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं बिलों के पास करने के लेकर। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि वहाँ के जो गवर्नर हैं आर एन रवि, वो बिलों को दबाकर बैठ जाते हैं, उन्हें पास ही नहीं करते हैं। और इस तरीके से ये जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसका अपमान है। तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार है और जितने भी ये राज्य सरकारें गवर्नरों के खिलाफ जो भी एक आंदोलन इस मामले में छेड़ रही हैं कि गवर्नर उनके बिलों को दबाकर बैठ जाते हैं, ये ज़्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें हैं। अभी हाल ही में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि हमारे बिल तो गवर्नर्स को पास करने ही पड़ेंगे, यानी गवर्नर्स को जो बिल हैं उन पे असेंट अपनी देनी ही पड़ेगी, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो आखिर ये मामला क्या है? मामला असल में 2023 में जाता है, जहां तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने 10 बिल, तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या उसकी स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा पास किए गए 10 बिलों को उन्होंने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला आर्टिकल तो है कि असेंट टू द बिल्स। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत बिल्स को असेंट दे सकता है, यानी अपनी सहमति दे सकता है? तो वो है आर्टिकल 111। जब भी पार्लियामेंट के दोनों सदन कोई बिल पास करते हैं और प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कि आप इस पे अपने साइन कर दीजिए, असेंट दे दीजिए, तो 111 के तहत वो अपनी असेंट दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से जब राज्य सरकारें मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ की विधायिका, जिसमें एक सदन है तो स्टेट असेंबली, और यदि 2 सदन हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसमें होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों मिला के अगर कोई बिल पास करती हैं और गवर्नर के पास भेजती हैं, तो गवर्नर को आर्टिकल 200 के अनुसार अपनी असेंट देनी पड़ती है। आर्टिकल 200 में भी और आर्टिकल 111 में भी दोनों राष्ट्रपति और गवर्नर के पास ऑप्शंस हैं कि वो अपनी असेंट नहीं देना चाहें तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वो असेंट नहीं देते हैं तो इसे एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है और बिल वहीं पर एंड हो जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि वो बिल को फिर से हाउस की कंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडर करने के लिए वो दे सकते हैं और एक मैसेज छोड़ सकते हैं जिसमें वो अपने कुछ अमेंडमेंट्स बताते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस बताते हैं कि हाउस को इन पर फिर से विचार करके और बिल में इन्हें करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हाउस, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, अगर वो बिल को फिर से पास कर देते हैं, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स, तब राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो उनको अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। ये एक प्रकार की सस्पेंसिव वीटो बोली जाती है राष्ट्रपति और गवर्नर की, जहां उन्होंने फर्स्ट टाइम में एक तरीके से बिल को सस्पेंड कर दिया और रिकंसिडर करने के लिए, हाउस की रिकंसिडरेशन के लिए उसे पुनः भेज दिया। लेकिन हाउस उसे फिर से पास करके विद और विदाउट अमेंडमेंट उसे फिर से प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास भेज सकते हैं, तब यहाँ पर वो असेंट देनी पड़ती है। तो और इस प्रकार से जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की शुरुआत में वीटो लगी थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। पर जो असली खेल है वो इन आर्टिकल्स में यहाँ पर एक आता है एंगल कि जो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं उनके पास पॉकेट वीटो भी है। वो इनडेफिनिट टाइम के लिए बिल को अपनी जेब में रख कर बैठ सकते हैं, यानी उस पर कोई एक्शन नहीं लें, और वो किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है कि ऐसा वो कब तक कर सकते हैं। गवर्नर के मामले में एक ऑप्शन और है गवर्नर के पास कि वो बिल को राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि आप देखें, यानी सरकार देखे, केंद्र सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति एक तरीके से उन्हीं के बिहाफ पे काम करता है कि ये जो राज्य का बिल है इसमें कोई चीज़ें आपको गलत तो नहीं लग रही हैं। तो राष्ट्रपति उस पर फिर अपने वही 111 के अधीन जो उसके पास ऑप्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। या तो डायरेक्ट बिल को असेंट दे दे, या वहीं उसे रिजेक्ट कर दे एब्सोल्यूट वीटो लगा के, या इनडेफिनिट टाइम के लिए अपनी पॉकेट में रख ले, या फिर बिल को फिर से स्टेट लेजिस्लेचर की कंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे कि इसमें मुझे ये अमेंडमेंट्स सही लग रही हैं और ये सही नहीं लग रही हैं, कि आप बिल को एक बार फिर से देखो और इसमें जहां जरूरी है वहां फिर से अमेंडमेंट करो। अब संविधान में इस ऑप्शन में जो कि आर्टिकल 201 के अधीन आता है, वो यहाँ पर एक खेल ये हो जाता है कि यदि स्टेट लेजिस्लेचर बिल को पास करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अभी भी बाध्य नहीं है कि उस बिल को पास करे। जबकि आर्टिकल 111 और आर्टिकल 200 में राष्ट्रपति और गवर्नर बाध्य होते हैं, यदि बिल वो रिटर्न कर दें हाउस को और हाउस उसे फिर से पास करके उनके पास भेजें, तब वो बाध्य होते हैं बिल को अपनी असेंट देने के लिए। लेकिन आर्टिकल 201 में जो बिल गवर्नर राष्ट्रपति को भेज देते हैं और राष्ट्रपति उन्हें रिटर्न कर दें स्टेट लेजिस्लेचर को और स्टेट लेजिस्लेचर उन्हें पास करके फिर भेजें विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य नहीं है उस बिल को असेंट देने के लिए। तो यही सबसे बड़ी लड़ाई है राज्य सरकारों और गवर्नर के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को
अपने 2 जजेस की एक डिवीज़न बेंच में ये फैसला दिया कि जो गवर्नर की ये पावर है जिसमें वो इंडेफिनिटली डिले कर सकते हैं बिल को और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज के बिल को डिले कर सकते हैं, तो ये एक इलीगल पावर है। और ये जो आर.एन. रवि तमिलनाडु के गवर्नर हुए हैं जिन्होंने 10 बिल 2023 में वो रिजर्व कर दिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, वो सभी इलीगल एंड एरेनस हैं, वो त्रुटिपूर्ण हैं और वो बिल तुरंत तत्काल प्रभाव से पास होते हैं। और ये जो 2 जज थे ये थे जे.बी. पार्डीवाला एंड आर. महादेवन। उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गवर्नर्स के लिए कि आप अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकते हो केवल 1 महीने के लिए, और यदि आपने उसे हाउस की रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, बिल को रिटर्न किया है और बिल फिर आपके पास आया है, तो तब भी आप अपनी असेंट विदहोल्ड कर सकते हो 1 महीने के लिए। इसके अलावा बिल 1 महीने बाद पास होगा ही होगा। फिर हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मांगी है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति केंद्र सरकार के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगा, तो उसमें राष्ट्रपति उन सलाह को, जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह है, उनको मान भी सकता है और नहीं भी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके जो सलाह मांगी, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा गया है, वो 13 मई 2025 को उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए और उसमें उन्होंने ये पूछा क्या गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की जो असेंट देने की पावर है उस पर टाइमलाइन फिक्स की जा सकती है। जो हाल ही के तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर का जो केस है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अप्रैल में और टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है गवर्नर की असेंट पावर पर, तो क्या ये जो टाइमलाइन है ये फिक्स की जा सकती है? एक तो 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो ये है। इसके अलावा अन्य भी जो 13 पॉइंट्स हैं वो लगभग इसी तरीके से मिलते जुलते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स की पावर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई है। अब इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की एक बेंच बैठाई है, जिसमें सीजेआई बी.आर. गवई हैं, सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर। अब इनको जजमेंट देना है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जो 14 पॉइंट्स हैं जो प्रेसिडेंट ने उठाए हैं उन पर इन्हें जजमेंट देनी है, प्लस जो 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुना दिया है तमिलनाडु केस में कि गवर्नर्स की टाइमलाइन फिक्स हो गई है अपनी असेंट देने की, तो उस पर भी उन्हें फैसला देना होगा। इस बार वेस्ट बंगाल की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं वो कांग्रेस के कपिल सिब्बल हैं और सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो जनरल तुषार मेहता हैं और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आर वेंकट रमानी हैं। तो ये बड़ा ही संवैधानिक एक मामला है, बड़ा ही पेचीदा मामला है और पक्ष और विपक्ष के वकीलों की जो दलीलें हैं वो बिल्कुल बहुत ही पेचीदा हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। धन्यवाद।